कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। सभी का स्वागत है हमारे YouTube फैमिली JS प्राइवेट ITI ग्रुप में। जैसे कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का था। पावर जनरेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग मेजर पावर प्लांट्स ही पढ़े थे और बाकी के रेस्ट को छोड़ दिया था। ठीक है, अभी आज हम लोग आगे चलेंगे। जो हमारा उसमें उत्पादन हुआ बिजली का, वो आगे कैसे ट्रांसमिट होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन का। ठीक है, किसका है टॉपिक? ट्रांसमिशन का। यानी जो बिजली उसमें से उत्पन्न हुई, ठीक है, जो बिजली उत्पन्न हुई उसको आगे कैसे हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, ट्रांसमिट करने के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था दिया गया है। पहले तो बिजली हमारे क्या होती है, अल्टरनेटिंग में पैदा होती है, उसको अल्टरनेटिंग में ही ट्रांसमिट भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, आसानी से इजीली कन्वर्टेबल और स्टेप अप हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है। इसलिए उसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन ओनली AC पे किया जाता है। ठीक है, ओनली AC। कहीं कहीं पे DC पे भी ट्रांसमिशन होता है, कहीं कहीं पे DC पे भी ट्रांसमिशन होता है। इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो अभी हम इसके बाद बताएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक डायग्राम बनवाए थे हम जब अपना जनरेशन स्टार्ट किए थे। उसी समय जब वोल्टेज उत्पन्न हुआ था, उसके बाद वहीं पे एक डायग्राम बनाए थे, मेन फीडर, जनरेशन, फिर उसके बाद ग्रिड स्टेशन, फीडर, ये ऐसा करके हम सब सर्विस मेन्स तक आए थे। तो उसमें 4 लाइनें होती हैं। ठीक है, 4 लाइनें थी, उनको मेन हम लोग 4 लाइनों को पढ़ लेते हैं। जिसमें पहला होता है, ठीक है, मेन फीडर, ठीक है, मेन लाइन, सॉरी, पहला होता है मेन लाइन। ठीक है, मेन लाइन क्या होता है, जहां पे हमारा वोल्टेज उत्पन्न हुआ, ठीक है, जहां पे हमारा अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, वहां से लेकर के स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक के बीच में जो बेयर कंडक्टर होती है, बेयर कंडक्टर जो भी होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मेन लाइन कहेंगे, यानी मेन फीडर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन फीडर। ट्रांसमिशन फीडर क्या होता है कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहां पे वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज किया लगभग 400 वोल्ट या 220 kV तक, ठीक है, जो भी हमारा स्टेप अप हुआ, वहां से ले करके आगे हमारे ग्रिड स्टेशन या डायरेक्ट सब स्टेशन को जो लाइनें भेजी जाती हैं, ठीक है, बेयर कंडक्टर उसमें भी यूज किया जाता है। तो वो जो लाइनें होती हैं वो क्या कहलाती है, हमारा ट्रांसमिशन फीडर कहलाती हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, यहाँ पे फीडर लिख लीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है, जो हमारा सबस्टेशन पर हाई वोल्टेज की लाइन है, वहां से क्या हो, फीडर या सबस्टेशन से हमारा ग्रिड स्टेशन से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो लाइन। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, बेयर कंडक्टर यूज होता है। तो वहां से जो लाइन निकलेगी, यानी हमारा ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन से जो लाइनें आगे निकलती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक हमारा लास्ट में सर्विस मेन्स। ठीक है, सर्विस मेन्स। ठीक, सर्विस मेन्स क्या होती है, जो हमारा घरों तक बिजली आती है, 3 फेज 4 वायर की जो हमारे घर तक बिजली आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस मेन्स कहते हैं। यानी जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बाद वो लाइन आएगी हमारे छोटे सब स्टेशन पे, वहाँ से सब स्टेशन से क्या होगा कि सर्विस मेन्स में कन्वर्ट होगी, यानी स्टेप डाउन होगी, 11 kV को 440 में चेंज करके हम लोग के घर तक भेजी जाएगी। तो वो लाइनें क्या कहलाएंगी, सर्विस मेन्स लाइन कहलाएंगी। क्लियर है इतना? अभी देख लेते हैं कि हमारे कितने वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है। ओके, तो ये हमारा जनरेटिंग वोल्टेज हुआ। सबसे पहले ट्रांसमिटिंग वोल्टेज देख लेते हैं कि कितने वोल्ट पे क्या होता है, हमारा ट्रांसमिट होता है। जनरेट तो हो गया 11 kV या 33 kV पे, उसके बाद जो ट्रांसमिटिंग वोल्टेज वो कितना था, 66 kV पे भी होता है, 110 kV पे होता है, 132 पे भी होता है, और 220 kV और 400 kV। ये ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रांसमिटिंग वोल्टेज होगा वो किस में होगा, केवी में होगा। किस में होगा, किलो वोल्ट्स में होगा। और ज़्यादातर हमारे जो इंडिया में है, अभी तक का सबसे अधिक ट्रांसमिटिंग वोल्टेज है वो है 765 kV। कितना है,
765। हम ये जब स्टार्टिंग में ट्रांसमिशन का डायग्राम बनाए थे तो उसमें ये बताए थे कि 765 के भी क्या हमारा मैक्सिमम ट्रांसफर है, ठीक है, यानी मैक्सिमम ट्रांसमिटिंग वोल्टेज है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे जो ट्रांसमिशन है वो कितने हमारे वोल्ट्स पे होता है, तो एक लिख देते हैं 2, एक लिख देते हैं 440, ऑप्शन लिख देगा 440 के भी, फिर 400 के भी, 200, ठीक है, या 11 के भी, ऐसे करके लिख देगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 440 और 400 kV ये दोनों अंतर है, यानी 400 kV पे हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, और 440 kV में ट्रांसमिशन नहीं होता है, सिर्फ ये वोल्ट होता है इसमें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में देखिए कौन कौन से आते हैं, 33 kV पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी ये जो 66 है, 66 के बाद जो हमारे सबस्टेशन ग्रिड जो है, सबस्टेशन को जब फीड करेगा तो कितना करेगा, 33 भी कर सकता है, 11 भी कर सकता है, 440 भी कर सकता है, 230 भी कर सकता है। उस जो डायग्राम हम बनाए थे उसमें बताए थे कि कौन इतना वोल्टेज कब यूज़ करेगा, कौन कितने टाइप के कंज्यूमर इसको यूज़ करते हैं, 765 कौन यूज़ करता है या 400 कौन यूज़ करता है। क्लियर है? अभी देखते हैं कि हमारा एसी और डीसी के कंपैरिजन में, ठीक है, कौन सा हमारा अच्छा ट्रांसमिशन है। ठीक है, ट्रांसमिशन तो दोनों पे होता है, लेकिन ज़्यादातर किस पे होता है, एसी पे होता है, और डीसी में भी ट्रांसमिशन होता है, उसको हम आगे बताएंगे। तो अभी हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन में। पहला है ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो एसी करंट हमारा होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है कम पैसे पे। क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत धारा की जो मात्रा होती है या उसका जो मान होता है वो बहुत कम होता है इन द कंपैरिजन ऑफ वोल्टेज। ये तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से अगर वोल्टेज और धारा बह रही है तो उसका दोनों का पावर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पावर सेम होता है। उसमें अगर करंट का मान अगर सेम रखा जाए, सिर्फ वोल्टेज को क्या किया जाए, अप एंड स्टेप डाउन किया जाए, तो करंट क्या होगा, चेंज होता रहता है उसी के अकॉर्डिंग। अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, तो इसलिए उसकी पावर क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब ट्रांसमिशन करेंगे हम लोग एसी का, अगर उसमें हम लोग वोल्टेज के मान को अधिक रहते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण उसमें क्या होगा, लॉस भी कम होगा। जब लॉस कम होगा तो हमारा क्या होगा, कम खर्च होगा, यानी हमारी इफिशियंसी भी बढ़ सकती है। उसमें जो चालक यूज होगा उसका भी मात्रा क्या होगा, घट जाएगा, इससे हमारा कॉस्ट क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन हमारा जो डीसी है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ये इसमें क्या होगा, ज़्यादातर हमारा क्या होता है, अधिक विद्युत धारा पे जाएगा, अधिक विद्युत धारा पे जाएगा, और कम वोल्टेज पे रहेगा तो अधिक व्यय भी करेगा। जब ये अधिक व्यय करेगा पैसों का, तो वहाँ पे जो हमारा पैसा लगने वाला है 100 रुपये, वो कितना लग जाएगा, 1000 रुपये लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट किसका होता है, एसी का होता है, बट डीसी का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज। यहाँ पे जो भी चीज़ें बताए हैं कि करंट कैसे कम हो रहा है, चालक की कैसे बचत होगी, उसे हम लोग आगे क्लियर कर देंगे अभी इसके बाद। प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज, ठीक है, जो हमारा एसी है वो कितना होता है, 33 kV तक क्या होता है, प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटर से। बट हमारा जो डीसी है वो कितना होता है, 650 वोल्ट तक ही क्या होता है, 650 वोल्ट तक ही क्या होता है, हमारा सिर्फ प्रोड्यूस होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 33 kV को क्या करता है, आसानी से हम लोग और भी स्टेप अप कर सकते हैं, इसलिए इसका कम यहाँ पे पैसा लगेगा और हाई वोल्टेज पे ये जनरेट भी हो जाएगा और ट्रांसमिट भी हो जाएगा। थर्ड है इजी वोल्टेज कन्वर्जन। ठीक है, ये जो हम 33 kV कह रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन, अपने मन से जैसा हमारे रिक्वायरमेंट होगा उसको कर सकते हैं। बट डीसी के लिए हमारा कोई एक ऐसा न्यूनतम खर्च में चीज़ें नहीं बनी है जो हमारा आसानी से क्या करे, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सके। इसके लिए एसी के लिए क्या है, ट्रांसफार्मर है, जो क्या करेगा, हमारा एक स्थिर स्थितिक वो उपकरण है, वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, लास्ट है सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हमारी एसी मशीनें होती हैं, उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत ही बहुत कम खर्चीला होता है। बट जो हमारी डीसी होती है उसका क्या होता है, वाइंडिंग भी अधिक लगती है, उसमें क्या होता है, खर्च ज़्यादा आता है और लॉस भी क्या होती है, अधिक होती है और इफिशियंसी कम होती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा जो एसी है उसका क्या होगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे या जितने भी हमारे मशीन लगेंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। बट डीसी में हमारा क्या होगा, उसका व्यय अधिक हो जाएगा। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि जो ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट का है उसमें डिफरेंट क्या क्या चीज़ों के कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक 5000 की कुल क्या है, पावर है, उसको हम लोग पहले 11 kV पे, ठीक है, करंट है उसका, सॉरी वोल्टेज है V1 है, वो हम लोग 11 kV पे पहले ट्रांसमिट कर रहे हैं। फिर V2 देखेंगे हम लोग 220 kV पे, कितना, 220 kV पे ट्रांसमिट करेंगे। तो अभी देखिए इसका बहुत आसान सा है,
कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ P = V × I, पावर का फॉर्मूला होता है P = V × I से, ठीक है। अभी यहाँ देखिए पावर दिया हुआ है 5000, ठीक है, वोल्टेज 11 kV यानी 11 नीचे, उसके साथ 3 0, ठीक है। ये 3 0 क्या होंगे, कट जाएंगे, तो ये जो हमारा I निकल के आएगा वो कितना है, 5/11 आया, किसके लिए, ये 11 kV के वोल्टेज के लिए। और यहाँ पे देखते हैं तो P बराबर क्या होता है, V × I, सेम फॉर्मूला, ठीक है। पावर कितना दिया हुआ है हमारा 5000, ठीक है, और नीचे की क्या लिखेंगे 220 kV यानी 3 0, ये 3 0 यहाँ से इसको कट जाएगा और I ये आगे निकल के आ गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा 5/22, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/44, ठीक है, हो जाएगा ना 1/44, 5 से डिवाइड देंगे, 5 को 20, 5 को 20, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1/44 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/44। और यहाँ पे क्या है 5/11 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करंट का मान क्या है, अधिक है, यहाँ पे करंट का मान अधिक है और यहाँ पे करंट का मान कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये नीचे वाला भाग होता है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो अधिक है इन द कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका क्या होगा I का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे I का मान ज़्यादा है। तो अभी देखिए जब I का मान यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, I का मान जब ज़्यादा होगा तो उसके लिए कंडक्टर की साइज भी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जब साइज बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, अधिक विद्युत व्यय भी करेगा। अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला P = I²R से, I²R कॉपर लॉस से, ठीक है। कॉपर लॉस अगर निकाले या एल्युमिनियम का देखते हैं लॉस, तो जो भी हमारा लॉस निकलेगा वो I²R से निकलेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी होगा I²R, मान लीजिए R वाट का कुछ हमारा R ओम का कोई लोड लगा हुआ है, लोड तो फिक्स नहीं होगा बट हमारा करंट क्या है, फिक्स है, तो 5/11 यानी अधिक होगा, तो यहाँ पे लॉस भी अधिक होगा। यहाँ पे कम करंट है तो यहाँ पे लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो पहला पॉइंट ये निकल कहता है कि इसमें क्या हो रही है, चालक की बचत हो रही है। क्या हो रही है, चालक की बचत हो रही है, ठीक है, चालक की बचत हो रही है। सेकंड है लॉस कम हो रहा है, लॉस कम, ठीक है। फिर उसके बाद इफिशियंसी अधिक होगी, जब लॉस कम होगा तो इफिशियंसी भी क्या होगा, अधिक होगा। जब इफिशियंसी अधिक हुई तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, अच्छा होगा। क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होगा। तो ये जो 4 पॉइंट है इस ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट के अंतर्गत आती है। इसी चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ा, तो ये चीज़ पहले क्लियर हुई। पहला पॉइंट निकल के आया, चालक की बचत होगी यानी कंडक्टर साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों की करंट में कमी देख लीजिए, फिर उसकी प्रतिशतता निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे परसेंटेज निकालते हैं कि जिसका कमी निकाल करके उसके बाद फुल फाइनल से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, और उसमें 100 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो परसेंटेज आ जाता है, परसेंटेज कमी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, घट जाएगी, यानी 95% कम हो सकती है या 95% अधिक हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे चालक की क्या होगी, बचत होगी। जब करंट के मान में जितनी कमी आएगी उतना ही चालक का साइज भी घटेगा। जब साइज घटेगा तो हमारा क्या होगा, अच्छा सा उसमें करंट प्रवाहित होगा, उसमें लॉस भी कम होगा और एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। क्लियर है, अब वोल्टेज रेगुलेशन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के बस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीसी में, डीसी ट्रांसमिशन कितने टाइप के होता है और उसमें क्या कैसे कैसे वायर को सेंड किया जाता है, और इसी के भी कुछ आगे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।